जस्ट लास्ट क्लास तक हमने जो पढ़ा था वो था कंपाउंडिंग। हमने कंपाउंडिंग तक की सारी चीजें कर ली थी। दैट मींस जब हमें प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू पे जाना है तो किस तरीके से हम जाएंगे हमने किया था। उसमें हम लोगों ने नॉमिनल इंटरेस्ट रेट भी चेक कर लिया था, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी चेक कर लिया था। इफेक्टिव किस तरीके से हो सकता है, कहाँ कहाँ हो सकता है, हमने सारी चीजें चेक की थी। उसके बाद हम लोगों ने नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लोज पे वर्किंग की थी, जिसमें हमारे पास एक अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न था और एक सिंपल पेबैक पीरियड था, जिसमें हम कैश को डिस्काउंट नहीं कर रहे थे। सवाल मेरा ये था कि अगर मैं आज की तारीख में आपको 1,000 रुपए कहता हूँ कि मुझसे मुझे दो, और 1 साल के बाद मुझसे 1,100 रुपए ले लेना, तो क्या आप लोग ऐसा करोगे? क्या आप लोग ऐसा करोगे? अगर मैं नॉर्मल कैश फ्लोस की बात करूं तो यस, आप लोग को ये नजर आ रहा है कि 1,000 रुपए देने पे 1,100 रुपए मिल रहे हैं, विच इज अ गुड डील, 100 रुपए का फायदा है। लेकिन मुझे ये बताओ, क्या उस 1,100 रुपए की 1 साल के बाद वो वैल्यू होगी जो आज है? तो हाउ कैन वी डिसाइड कि 1,100 रुपए पे हमें काम करना है और 1,100 रुपए हमारे लिए फायदेमंद है या नहीं? तो एक ऐसा प्रोसेस जो मुझे 1,100 रुपए जो 1 साल के बाद मिलने हैं उसकी वैल्यू आज बताएगा, इसे कहा जाता है डिस्काउंटिंग। इसे क्या कहा जाता है? डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग के लिए जो हम वर्ड बेसिकली नॉर्मली यूज करते हैं वो कहलाता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। क्या कहलाता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। ये प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू इज द वैल्यू विच रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ मनी एट टुडे। आज की तारीख में पैसे की क्या वैल्यू है, ये कहलाती है प्रेजेंट वैल्यू। द वैल्यू ऑफ मनी एज ऑफ दिस मोमेंट, एज ऑफ टुडे, आज की तारीख में पैसे की क्या वैल्यू है, ये क्या कहलाती है? प्रेजेंट वैल्यू। विच इज टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर। लेकिन कौन सा पैसा जो आज है मेरे पास? अगर मेरी जेब में आज 5,000 पड़े हैं तो उसकी तो आज वैल्यू 5,000 ही है ना, उसको तो मैं चेंज नहीं कर सकता। लेकिन जो 1 साल के बाद मुझे 10,000 मिलने हैं उसकी वैल्यू आज कितनी है, ये पता लगाना मेरे लिए क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट कहलाता है। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ फ्यूचर सम टेल्स अस व्हाट अ फ्यूचर सम इज वर्थ टुडे। जो मुझे 1 साल या 2 साल या 5 साल के बाद मिलने हैं पैसे, उनकी आज की तारीख में क्या वर्थ है, ये मुझे क्या बता, ये कौन बताता है? प्रेजेंट वैल्यू बताता है। प्रेजेंट वैल्यू बताता है। प्रेजेंट वैल्यू हम निकालते कैसे हैं? देखो, हमने जब फ्यूचर वैल्यू निकाली थी तो फ्यूचर वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी। फ्यूचर वैल्यू बराबर थी किसके? प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r⁻n। अब मुझे बहुत क्लियरली पता है कि अगर ये चीज यहां मल्टीप्लाई हो रही है, ये चीज यहां मल्टीप्लाई हो रही है, तो अगर मैं इसको इक्वल्स टू के ऑपोजिट लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूं कि प्रेजेंट वैल्यू जो है वो बराबर हो जाएगी फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1/1 + r⁻n। इसको अक्सर लोग ऐसे भी लिखते हैं, इसको अक्सर लोग इस तरह भी लिखते हैं, और इसको अक्सर लोग इस तरह भी लिखते हैं। 1 + r⁻n। ये तीनों तरीके हमारे लिए बिल्कुल कॉमन है। किसी भी तरीके से आप इसको लिखो, बात एक ही है। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने का हमारे पास तरीका क्या आ गया? प्रेजेंट वैल्यू बराबर होती है फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + r⁻n, या फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 + r⁻n, या फिर फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1/1 + r⁻n। एक ही बात है। जहां पर पीवी बराबर है प्रेजेंट वैल्यू के, एफवी बराबर है फ्यूचर वैल्यू के, आर बराबर है इंटरेस्ट रेट के, यहाँ जिसे हम आज के बाद वर्ड यूज करेंगे डिस्काउंट रेट। ये डिस्काउंट रेट क्या होता है, इंटरेस्ट रेट क्या होता है, मैं आपको, इंटरेस्ट रेट तो खैर आपको पता है। डिस्काउंट रेट क्या होता है? डिस्काउंट रेट कहा जाता है एक ऐसे फैक्टर को, एक ऐसे रेट को, एक ऐसी परसेंटेज को जो मेरे पैसे की वैल्यू को कम करके मुझे आज की तारीख में उसकी वर्थ बता दे। और एन आ जाता है मेरे पास नंबर ऑफ टाइम पीरियड, या फिर जिसे हम कहते हैं नंबर ऑफ ईयर्स। यहाँ पर ये नंबर ऑफ ईयर्स भी हो सकता है, और अगर मुझे इसे इफेक्टिव करना है तो ये नंबर ऑफ मंथ्स भी हो सकता है। व्हाट्स एवर द थिंग इज, ये एन यहाँ पर आ जाएगा। द मेथड ऑफ कन्वर्टिंग फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग। जो मैंने अभी आपको बताया कि एक ऐसा प्रोसेस जो फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करके देते हैं उसे क्या कहा जाता है? डिस्काउंटिंग कहा जाता है। अब बात करते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या बताता है? पैसे की कदर क्या है? पैसे की कदर क्या है? एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो मेरे स्कूल की मंथली फीस होती थी 1100। आप लोगों ने जब स्कूल में पढ़ा होगा तो आपके स्कूल की मंथली फीस होती होगी शायद 1500, 1600, हो सकता है 2000। लेकिन क्या आज उस स्कूल की फीस 2000 है? क्या आज जिस स्कूल से मैंने पढ़ा उस स्कूल की मंथली फीस 1100 है? नहीं। अब वही फीस 6,000, 7,000 महाना पे चली गई है, हो सकता है कहीं पर 20,000 महाना भी हो। तो ये वक्त के साथ साथ जो पैसा इंक्रीज होता जा रहा है, ये भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट में आता है। और उसी पैसे की कदर वक्त के साथ साथ जो कम होती जा रही है, ये भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट में आता है।
अब बात करते हैं प्रॉपरली टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो आपके सिलेबस में है। मैंने अभी आपको एक छोटी सी जो एग्जांपल दी है किस चीज की थी, कि हाउ डज डिस्काउंटिंग या टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट वर्क्स। देयर इज अ टाइम प्रेफरेंस फॉर रिसीविंग द सेम सम और मनी सूनर रादर देन लेटर। कन्वर्सली देयर इज अ टाइम प्रेफरेंस फॉर पेइंग द सम ऑफ मनी लेटर देन सूनर। मुझे एक चीज मिलेगी 1 महीने बाद, और वही सेम चीज मैं कहता हूं कि मुझे 6 महीने बाद दो, तो क्या 6 महीने के बाद उस सेम चीज की वही वर्क होगी जो 1 महीने बाद है? दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। या मैंने एक पेमेंट करनी है 2 महीने बाद, मैं कहता हूं नहीं मैं 2 महीने बाद नहीं करूंगा, मैं आपको 1 साल के बाद करूंगा, तो क्या 1 साल के बाद उस पेमेंट की वो वैल्यू होगी जो 2 महीने बाद थी? दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। रीजंस फॉर टाइम प्रेफरेंस ऑफ मनी। कंजम्पशन प्रेफरेंस। मनी रिसीव नाउ कैन बी स्पेंट ऑन कंजम्पशन। कंजम्पशन प्रेफरेंस का क्या मतलब होता है, जरा ये चीज समझना। आज की तारीख में अगर मुझे पैसा मिल जाए, अगर मुझे आज की तारीख में पैसा मिल जाए, मतलब एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं मैम, मेरी टोटल फैमिली इनकम में सूखा सूखा 50,000 रुपए का इजाफा हो गया आज की तारीख में। तो जैसे ही मेरे हाथ में पैसे आएंगे, मैं क्या करूंगा, 50,000 रुपए एक्स्ट्रा आ गए ना, चलो भाई पार्टी करते हो। मैं अपनी कंजम्पशन बढ़ा दूंगा, हालांकि मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन मैं अपनी कंजम्पशन इंक्रीज कर दूंगा। तो टाइम वैल्यू का एक बड़ा रीजन क्या होता है? कंजम्पशन प्रेफरेंस। रिस्क प्रेफरेंस। 6 महीने बाद पता नहीं पैसा मिले ना मिले, आज दे दो यार, रिस्क क्यों ले? 6 महीने बाद भी तो देना है ना, आज दे दो। मैं क्यों अपना पैसा रख के रिस्क लूं? क्या पता मुझे जितना पैसा आज मिल रहा है मैं उससे एक बंगला बना लूं, 6 महीने के बाद वो बने ना बने। रिस्क है ना। इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंस। मनी रिसीव कैन बी इन्वेस्टेड इन बिजनेस और इन्वेस्टेड एक्सटर्नली। ओके फेयर इनफ। मुझे अगर अभी पैसा आप देते हो, मैं इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, उस इन्वेस्टमेंट से कुछ ना कुछ रिटर्न मिल जाएगा मुझे। अगर आप नहीं देते तो मैं क्या करूंगा, मैं तो हाथ पे हाथ रख के बैठा हूं ना। भाई मुझे अभी पैसे दे दो, सही है, मैं कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दूंगा। और कुछ नहीं, ईद आ रही है, ईद गुजर जाएगी अच्छी, ईद गुजरने के बाद मुझे पैसे मिले तो क्या फायदा? एक सिंपल सी बात है, एक छोटी सी एग्जांपल है। अब आते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लोज मेथड पे। ये डिस्काउंटेड कैश फ्लोज मेथड क्या होते हैं? प्रिंसिपल्स बिहाइंड डिस्काउंटेड कैश फ्लोज मेथड। इट रिकॉग्नाइजेस द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इट रिकॉग्नाइजेस द, वक्त के साथ साथ पैसे की कदर जो बढ़ रही है कम हो रही है उसे रिकॉग्नाइज करता है। पीपल वुड प्रेफर टू रिसीव मनी सूनर रादर देन लेटर। लोग चाहते हैं कि उनको पैसा जल्दी मिले, देर से ना मिले। इन्वेस्टर्स डोंट अटैच इक्वल वैल्यूज टू इक्वल सम ऑफ मनी रिसीवेबल एट डिफरेंट टाइम्स। ये जो पॉइंट लिखा है ना, ये आपको प्रैक्टिकली ज्यादा आसानी से समझ आएगा। इन्वेस्टमेंट जब आप करते हो, जो मैंने अभी आपको बात बताई, मैंने इन्वेस्टमेंट की 10,000 रुपए की, वो इन्वेस्टमेंट मुझे 5 साल में 4,000 रुपए दे रही है। वो इन्वेस्टमेंट मुझे 5 साल में 4,000 रुपए सालाना दे रही है। तो जो मुझे 1 साल के बाद 4,000 मिलेंगे उनकी वो वैल्यू तो नहीं है ना जो आज है। जो 2 साल के बाद मिलेंगे उनकी वो वैल्यू तो नहीं है जो आज है। तो इन्वेस्टर जब भी डिस्काउंटेड कैश फ्लोज की बात करता है, तो उसके जहन में एक चीज चल रही होती है कि जो वैल्यूज जो मुझे नजर आ रही हैं वो उसके बराबर नहीं है जो मुझे फ्यूचर में मिलेंगी। जो वैल्यूज मुझे आज दिखाई जा रही है कि जी 4,000 रुपए मिलेंगे आपको फ्यूचर में, वो 4,000 रुपए उसके बराबर नहीं है जो आज 4,000 रुपए की वैल्यू है। ये इसका मेन पॉइंट है, मेन मोटिव है पीछे। इन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कैलकुलेशंस रिड्यूस लेटर कैश फ्लोज। डिस्काउंटेड कैश फ्लोज जो है ना, वो फ्यूचर में मिलने वाले कैश फ्लोज को आज की तारीख में कन्वर्ट करके आपको बताते हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के लिए, जो कि ज्यादा मुनासिब है, जो ज्यादा मुनासिब है। द डिस्काउंटेड प्रोसेस इज समटाइम्स इट्स थॉट ऑफ एज कंपाउंड इंटरेस्ट इन रिवर्स। बिल्कुल सही बात लिखी है। हम लोगों ने जब कंपाउंडिंग की थी, अब मैं उसी का रिवर्स कर रहा हूँ तो मेरे पास आ रही है ना डिस्काउंटिंग। बिल्कुल सही बात है, समझा यही जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि तरीकेकार निकालने का यही है कि आप कंपाउंडिंग को रिवर्स कर दो, आपके पास क्या आ जाएगी, डिस्काउंटिंग आ जाएगी। लेकिन डिस्काउंटिंग सिर्फ कंपाउंडिंग को रिवर्स करना नहीं होती, बहुत बड़ी दुनिया है डिस्काउंटिंग। हम लोग अभी बेसिक पढ़ रहे हैं, तो बेसिक में हम ये चीज अज्यूम कर सकते हैं कि कंपाउंडिंग को रिवर्स कर दो तो डिस्काउंटिंग हो गई। लेकिन जब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जाओगे, F9 में जाओगे, तब आपको जाके ये चीज समझ आएगी कि डिस्काउंटिंग इज नॉट ओनली टू रिवर्स द कंपाउंडिंग इफेक्ट। क्योंकि कई जगह पर ऐसा भी होता है कि जहां मैं डिस्काउंटिंग दिखा रहा हूँ उसी के साथ साथ मैं कंपाउंडिंग भी दिखाता हूँ। और जब मैं कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग एक साथ लेके चल रहा हूँ तो नेट इंपैक्ट मेरे पास जीरो आना चाहिए ना, अगर ये दोनों रिवर्स में है। अगर ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है तो नेट इंपैक्ट मेरे पास क्या आना चाहिए, लेकिन जीरो आता नहीं है। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, सिर्फ सुन लेना, पूछना नहीं क्या होता है क्यों नहीं होता, सिर्फ समझ लेना। मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, बस। इसमें कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग इफेक्ट साथ साथ चल रहा होता है, नेट इंपैक्ट जीरो नहीं आता। ओके, अब सबसे पहले हमारे पास डिस्काउंटिंग में जो चीज आती है उसे कहा जाता है
नेट प्रेजेंट वैल्यू, इसे क्या कहा जाता है? नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है? नेट प्रेजेंट वैल्यू इज द डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, उसका नेट कर दो। फ्यूचर में मिलने वाले जितने भी कैश फ्लोज हैं उनको डिस्काउंट करके नेट कर दो, तो मेरे पास क्या आ जाएगी? नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाली कैसे जाती है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज जो है ना, बेसिकली ये कहलाती है आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ये क्या कहलाती है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज जो है ना, ये कहलाते हैं आपके रिटर्न्स। रिटर्न्स क्या होते हैं? जो पैसा मुझे फ्यूचर में मिलना है, जो पैसा मुझे फ्यूचर में मिलना है उसको मैं कहता हूं कैश इनफ्लोज, या जो पैसा मेरे पास आना है वो कहलाता है कैश इनफ्लोज, और जो पैसा मेरे पास से जा रहा है या जाना है वो क्या कहलाता है? कैश आउटफ्लोज। जब मैं कैश इनफ्लोज में से कैश आउटफ्लोज माइनस कर देता हूं तो मेरे पास क्या चीज आ जाती है? नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, मेरे पास क्या आ जाती है? नेट प्रेजेंट वैल्यू। सवाल ये है कि ये तो हमने देख लिया, इसको कैलकुलेट कैसे करना है इस पर बात कर लेते हैं। एक सवाल ऐसे ही आपको करवा रहा हूं जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाइक अंडरस्टैंडिंग। ये हम लोगों ने सवाल किया था जब मैं आप लोगों को सिंपल या नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लोज पढ़ा रहा था। अब हम बात करते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लोज की। डिस्काउंटेड कैश फ्लोज निकालने के लिए मेरे पास कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो तो आ गया। देखो ये जो आपके पास नेगेटिव में आ रहा है ना, ये जो नेगेटिव में आ रहा है आपके पास, ये आपका है कैश आउटफ्लो, या जिसे कहा जाता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। यहां पर मैं लिखता हूं कैश फ्लोज आउटफ्लो, और ये सब है मेरे पास इनफ्लोज। इनफ्लोज का मतलब ये मेरे पास पैसा आ रहा है, पैसा आता है तो मैं उसे पॉजिटिव लिखता हूँ। आउटफ्लो का मतलब मेरे पास से पैसा जा रहा है, पैसा जाता है तो मैं उसे नेगेटिव करता हूँ। ये चीज आ गई। इसके अलावा मुझे एक और चीज चाहिए होती है जिसे कहा जाता है डिस्काउंट रेट, या हमने बात की थी आर। मैं कहता हूं यहाँ पे मेरे पास डिस्काउंट रेट कितना है? 10% है। मेरे पास यहाँ पे डिस्काउंट रेट है 10%। तो मेरे पास इधर आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू, मेरे पास इधर क्या आ जाएगी? प्रेजेंट वैल्यू। और जब इस पूरी प्रेजेंट वैल्यू को मैं आखिर में नेट कर दूंगा तो मेरे पास यहां आ जाएगी नेट प्रेजेंट वैल्यू। यहां पर सॉल्व करते हैं किस तरीके से होगा। देखो मैंने आपको बताया था कि मेरा जो क्या कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू है वो निकाली कैसे जाती है? प्रेजेंट वैल्यू बराबर होती है फ्यूचर वैल्यू इंटू 1/1 + r⁴ अगर मैं बात करूं एयर जीरो की, एयर जीरो पे मेरे पास फ्यूचर वैल्यू कितनी है? 1000 नेगेटिव, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं किससे? 1/1 + r। आर कितना है मेरे पास? 10%। यहां आ जाएगा 0.1, यहां क्या आ जाएगा? और इसकी पावर में क्या लगाऊंगा? n। मैं अभी एयर जीरो की बात कर रहा हूं तो n आ जाएगा कितना? 0। बेसिक मैथ्स पर आते हैं दोबारा। आप लोगों ने मैट्रिक में ये चीज पढ़ी होगी, किसी भी बेस की पावर अगर 0 हो तो वो बराबर होती है किसके? 1 के। तो ये आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाय 1/1। तो ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ गई? 1000 नेगेटिव आ गई। इजी है, आगे बढ़ते हैं। एयर एयर वन पर आते हैं। एयर वन ये आ गया 300, और यहां पर आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 300 मल्टीप्लाई बाय 0.909। तो ये कितना हो गया हमारे पास? 272.72। तो हमारे पास पहले साल का आ गया 272.72। अगर मैं बात करूं दूसरे साल की, तो दूसरे साल में हमारे पास आ रहा है 247.93। तीसरे साल में आ रहा है 225.39। चौथे साल में आ रहा है 204.90। और पांचवें साल में आ रहा है मेरे पास 186.27। अब अगर मुझे नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी तो मैं इन तमाम इनफ्लोज को ऐड करूंगा और फिर माइनस कर दूंगा आउटफ्लो से। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इनफ्लोज ये आ जाएगी मेरे पास 273 + 248 + 225 + 205 + 186।
तो ये आ गई मेरे पास 1137, और इसमें से मैंने माइनस कर दिया 1000, तो मेरे पास जो एनपीवी आ रही है वो आ रही है पॉजिटिव 137.2, पॉजिटिव 137.2। अब ये एनपीवी पॉजिटिव आ गई, इसका क्या मतलब है? एनपीवी पॉजिटिव आने का मतलब ये है कि मेरी जितनी इन्वेस्टमेंट थी वो मैंने कवर कर ली, जितना मेरा रिक्वायर्ड रिटर्न था वो मुझे मिल गया, प्लस अपने रिक्वायर्ड रिटर्न से ज्यादा मैंने कमा लिया, प्लस अपने रिक्वायर्ड रिटर्न से ज्यादा मैंने कमा लिया। एनपीवी पॉजिटिव आने का क्या मतलब है? मेरा रिक्वायर्ड रिटर्न मुझे मिल गया, प्लस उससे ज्यादा मैंने कमा लिया, रिटर्न ज्यादा हो गया। प्रॉफिट इसको इस वजह से नहीं कहेंगे बिकॉज ये कैश फ्लो पे बात हो रही है। इसको बस यूं समझो कि मैं जो रिटर्न चाह रहा था उससे ज्यादा का रिटर्न मुझे मिल गया है। एनपीवी पॉजिटिव का क्या मतलब है? जो रिटर्न मैं चाह रहा था वो तो मुझे मिला, प्लस उससे ज्यादा रिटर्न मैंने ले लिया अपनी इन्वेस्टमेंट से। एनपीवी नेगेटिव का क्या मतलब होता है? सॉरी, एनपीवी नेगेटिव का मतलब ये होता है कि मैं जो रिटर्न चाह रहा था मुझे वो भी नहीं मिला। जब जब आपकी एनपीवी पॉजिटिव होगी यू विल एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, क्योंकि मेरे डिजायर्ड रिटर्न से ज्यादा पैसे मुझे मिल रहे हैं। जब जब मेरी एनपीवी नेगेटिव होगी यू विल रिजेक्ट द प्रोजेक्ट, क्योंकि मेरे डिजायर्ड रिटर्न से कम मुझे मिल रहा है रिटर्न। व्हाट इफ के आपकी एनपीवी जीरो है? अगर मेरी एनपीवी जीरो है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, एट दैट पर्टिकुलर टाइम आई शैल ऑल्सो एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, बिकॉज एनपीवी जीरो का क्या मतलब है? जो मैं चाह रहा था वो मुझे मिल गया, जितना चाह रहा था उतना मिल गया, और जितना मैं चाह रहा था उतना मिल गया, मतलब मेरे लिए तो विन विन सिचुएशन है। ओके, ये चीज समझ आती है? डिसीजन रूल्स। If net present value is equals to positive, accept the project. If net present value is equals to negative, reject the project. If net present value is equal to zero, if net present value is equals to zero, accept the project. Advantages of NPV. Shareholder wealth is maximized. Yes, बिल्कुल। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पहला जो क्या कहना चाहिए है मोटिव है वो क्या है? टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। पहला जो पर्पज है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वो क्या होता है? टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। एनपीवी के थ्रू वी कैन मैक्सिमाइज इट, बिल्कुल। इट कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बिल्कुल हमने अभी देखा कि हर साल में वो वक्त के साथ साथ पैसे की कदर को कम करता जा रहा है। इट टेक्स इनटू अकाउंट टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बिल्कुल। इट इज बेस्ड ऑन कैश फ्लो विच आर लेस सब्जेक्टिव देन प्रॉफिट। ये कैश फ्लोज पे बात कर रहा है, प्रॉफिट पे बात नहीं कर रहा, जो ज्यादा सही है, जो प्रॉफिट के मुकाबले में कम क्या कहना चाहिए है, जिनका खदशा कम है, या कम नहीं कहना चाहिए, जिनका खदशा ज्यादा है सही होने का। प्रॉफिट का खदशा इतना नहीं होता कि वो सही हो या ना हो, या उतना प्रॉफिट है या नहीं है, लेकिन कैश फ्लोज मैं एग्जैक्ट काउंट करके बता सकता हूँ। तभी हमारे पास पूरा एक कैश मैनेजमेंट का एक सवाल होता है। शेयर होल्डर विल गेट बेनिफिट इफ द प्रोजेक्ट विद अ पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू इज एक्सेप्टेड, बिल्कुल ऑब्वियसली। अगर एनपीवी मेरी पॉजिटिव है मतलब जो मैं चाह रहा था उतना तो मिला, उससे ज्यादा मिल गया, तो शेयर होल्डर को तो बेनिफिट होगा ना। इट कंसिडर कैश फ्लो आफ्टर पे बैक पीरियड, यस इंडीड। पे बैक के बाद वाले कैश फ्लोज भी कंसिडर किए जाते हैं इसमें। एनपीवी में कोई मसला है? आगे बढ़ते हैं। अब जो दूसरी चीज है हमारे पास डिस्काउंटेड कैश फ्लोज में, वो कहलाती है डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड क्या होता है? डिस्काउंटेड कैश फ्लोज को मद्देनजर रखते हुए मेरी इन्वेस्टमेंट कितने टाइम में कवर हो रही है, दैट इज माय डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। डिस्काउंटेड कैश फ्लोज को मद्देनजर रखते हुए मेरी इन्वेस्टमेंट कितने टाइम में कवर हो रही है, ये क्या कहलाता है? मेरा डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। किस तरीके से निकलता है? यहां पर मैं लिख रहा हूं पे बैक पीरियड डिस्काउंटेड। मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी 1000। ईयर जीरो में मेरे पास कोई भी पैसा रिटर्न के तौर पर नहीं आया, तो ईयर जीरो में मेरे पास यहाँ पर कितना आ गया? 1000 आ गया। ईयर वन में मेरे पास पैसा आया 272.72। बचा कितना? बचा मेरे पास 727.28 नेगेटिव। फिर मेरे पास पैसा आया 247.93। बचा कितना? 479.35 नेगेटिव। फिर मेरे पास पैसा आया 225.39। बचा कितना? 253.96 नेगेटिव। फिर मेरे पास पैसा आया 204.9। बचा कितना? 49.06 नेगेटिव। और आखिर में मेरे पास पैसा कितना आया? 186.27। और यहां पर मेरे पास आ गया 137
137.21 137.21 ये आ गया मेरे पास पॉजिटिव। अब ये जो नेगेटिव से पॉजिटिव गया है ना, इस दौरान कहीं पर मेरा पेबैक कंप्लीट हुआ है। तो मैं कह सकता हूं कि 1 2 3 4 4 साल तो मुझे पूरे लगे, 4 साल तो मुझे पूरे लगे पेबैक करने में। 5वें साल में कितना टाइम लगा अब ये देखना है। 5वें साल का टाइम निकालने के लिए मेरे पास तरीका क्या था, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय कैश फ्लो ऑफ फॉलोइंग ईयर विच इज 186.27 एंड we're going to multiply this with 12 क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं। तो ये कितना आ गया मेरे पास, 4 years and 3 months। ये मेरे पास आ गया डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। ये मेरे पास कितना आ गया डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, 4 years and 3 months। ये चीज समझ आती है। एक चीज याद रखना, आप जब भी पेबैक कैलकुलेट कर रहे होगे, आप जब भी पेबैक कैलकुलेट करोगे, तो हमने पेबैक 2 तरीके के पढ़े। एक था हमारा सिंपल पेबैक पीरियड और एक है हमारे पास डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। ऐसा ही है, सिंपल पेबैक पीरियड इज ऑलवेज लेस देन डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। सिंपल पेबैक पीरियड इज ऑलवेज लेस देन डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। क्यों? क्योंकि इट डज नॉट कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सिंपल पेबैक पीरियड डज नॉट considers time value of money, whereas discounted payback period always incorporate time value of money। सही। तो जहां पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी आ जाएगी, वहां पर ऑलरेडी 2 साल वाली चीज 3 या 4 साल में चली जाएगी। जहां पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं आएगा, वहां पर 4 साल वाली चीज 1 या 2 साल में भी हो जाएगी, क्योंकि हम वहां पर डिस्काउंटिंग नहीं कर रहे, डिस्काउंटिंग का फैक्टर ही नहीं लगा रहे। अब कुछ अच्छी अच्छी टर्मिनोलॉजीज मैं आपको बता देता हूं, जिसके जिसके थ्रू आपका सवाल जो है ना, वो एग्जाम में आसान हो जाएगा। जब भी हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, तो प्रेजेंट वैल्यू हम निकालते हैं फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट फैक्टर। फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट फैक्टर। मैं यहां पर ये चीज लिख देता हूं कि DF बराबर है किसके, डिस्काउंट फैक्टर के। फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट फैक्टर। और ये डिस्काउंट फैक्टर हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, डिस्काउंट फैक्टर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर की पावर n। डिस्काउंट फैक्टर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर की पावर n। ये हमारे पास आ गया डिस्काउंट फैक्टर। तो फ्यूचर वैल्यू फ्यूचर वैल्यू को जब जब मैं डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू। अब डिस्काउंट फैक्टर निकलता कैसे है, आपको अगर निकालना नहीं आता तो ये फॉर्मूला है, या फिर एग्जाम में आपको डिस्काउंट रेट का टेबल गिवन होगा, या फिर एग्जाम में आपको डिस्काउंट रेट का टेबल गिवन होगा। अगर नहीं गिवन तो आप एग्जामिनर से मांग सकते हैं डिस्काउंट रेट, डिस्काउंट टेबल। सही। वरना इस तरीके से हम निकाल सकते हैं डिस्काउंट फैक्टर। आई बिलीव यहां तक सबको समझ आ गया होगा। ऐसा है कि अभी हम लोगों ने जो भी पढ़ा, एनपीवी, पेबैक पीरियड, ये सारा कुछ हमने पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि एनपीवी पॉजिटिव है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लो, एनपीवी नेगेटिव है तो प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दो, एनपीवी 0 है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर दो। सवाल ये है कि एनपीवी 0 आती कब है, एनपीवी 0 आती कब है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आई बिलीव सवाल ही ये है कि व्हेन इज योर एनपीवी बिकम्स 0। आपकी एनपीवी कब 0 हो जाती है, या कौन सा ऐसा रेट है जिस पर हमारी एनपीवी 0 हो जाए। तो IRR यहां पर आता है, जिसे कहा जाता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक ऐसे रेट ऑफ रिटर्न को कहा जाता है, एक ऐसे डिस्काउंट रेट को कहा जाता है, एक ऐसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कहा जाता है जहां पर मेरी एनपीवी 0 हो जाती है। IRR क्या होता है, IRR एक ऐसे डिस्काउंट रेट को कहा जाता है जहां पर मेरी एनपीवी, जहां पर मेरी नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। सर जी, इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज द पॉइंट वेयर द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज is exactly equal to the present value of cash outflows. Present value of cash inflows is exactly equal to the present value of cash outflows. यानी कि investment is equal to return. Investment is equal to return. IRR एक ऐसे रेट को कहा जाता है जहां पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर
outflows, sorry, present value of future inflows is exactly equal to the present value of cash outflows. It refers to the discount rate where net present value is equal to zero. It refers to the discount rate where net present value is equal to zero. देखो IRR निकालने के लिए मुझे क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं जरा ये समझ लेना. IRR निकालने के लिए मुझे सबसे पहले चाहिए होंगी दो NPVs. IRR निकालने के लिए मुझे चाहिए होंगे दो डिस्काउंट रेट, एक हायर डिस्काउंट रेट एक लोअर डिस्काउंट रेट, एक NPV एट हायर डिस्काउंट रेट एक NPV एट लोअर डिस्काउंट रेट. तब जाके मैं अपना IRR कैलकुलेट कर सकता हूं. IRR बराबर होता है किसके? कैपिटल A प्लस NPV एट A डिवाइडेड बाय NPV A माइनस NPV B मल्टीप्लाई बाय B माइनस A. इस पूरे फॉर्मूला में, इस पूरे लॉजिक में तीन चीजें हैं जो आपको समझनी है. एक चीज है B माइनस A. B माइनस A क्या रिप्रेजेंट करता है? हाई डिस्काउंट रेट माइनस लो डिस्काउंट रेट. B माइनस A क्या रिप्रेजेंट करता है? हाई डिस्काउंट रेट माइनस लो डिस्काउंट रेट. एनपीवी ए एक ऐसी नेट प्रेजेंट वैल्यू है जो मैं लो डिस्काउंट रेट पर कैलकुलेट करता हूं. और जाहिर सी बात है, अगर मेरा डिस्काउंट रेट लो होगा तो मेरी एनपीवी ज्यादा हो जाएगी. अगर मेरा डिस्काउंट फैक्टर कम होगा तो मेरी प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा हो जाएगी. अगर इन्फ्लेशन कम होगी तो प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा हो जाएगी. अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा हो जाएगी. डिवाइडेड बाय एनपीवी ए माइनस एनपीवी बी. और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा किससे? ए माइनस बी एनपीवी के डिफरेंस से. एनपीवी ए और एनपीवी बी के डिफरेंस से मैं माइनस कर दूंगा. एनपीवी बी क्या होती है जनाब? एनपीवी बी इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू एट हायर डिस्काउंट रेट. डिस्काउंट रेट हायर होता है तो एनपीवी लोअर हो जाती है. और फिर इसमें हम ऐड कर देते हैं ए यानी कि लोअर डिस्काउंट रेट को. इस फॉर्मूले के पीछे लॉजिक क्या है ये समझने के लिए आपको F9 तक का वेट करना पड़ेगा. ये समझने के लिए आपको F9 तक का वेट करना पड़ेगा. उसमें आपको ये सारी चीजें समझाई जाएंगी. अभी के लिए हमें कुछ भी करके ये फॉर्मूला अपने जहन में बिठाना है. आपको फॉर्मूला शीट में चीज गिवन होगी, याद करने की भी जरूरत नहीं है. Where A is the lower discount rate, B is the higher discount rate. NPV A is net present value at lower discount rate. NPV B is net present value at higher discount rate. IRR is more accurate if IRR सबसे ज्यादा accurate हो सकता है अगर lower discount rate at which NPV is positive, higher discount rate at which NPV is negative. IRR सबसे ज्यादा accurate तब होता है जब मेरे पास एक NPV पॉजिटिव हो और एक NPV नेगेटिव हो. जाहिर सी बात है, अगर मेरा डिस्काउंट रेट लो होगा तो एनपीवी पॉजिटिव के ज्यादा चांसेस हैं, और अगर मेरा डिस्काउंट रेट हाई होगा तो एनपीवी नेगेटिव के ज्यादा चांसेस हैं. द हायर द डिस्काउंट रेट द लोअर विल बी द एनपीवी. द लोअर द डिस्काउंट रेट द हायर विल बी द एनपीवी. बट दीज टू शुड बी क्लोजेस्ट. ओके, अब जरा इसके डिसीजन रूल्स पढ़ लेते हैं. इफ IRR इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अगर मेरा IRR मेरे डिस्काउंट रेट, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है डिस्काउंट रेट, अगर मेरा IRR मेरे डिस्काउंट रेट से ज्यादा है, एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट. इन दिस एनपीवी वुड बी पॉजिटिव. मेरा डिस्काउंट रेट कितना है? 10%. मेरा IRR आ रहा है 15%. मतलब मैं कहता हूं कि 10% पे मेरी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाएंगी, और मेरी कंपनी कहती है कि 15% पे आपकी एनपीवी जीरो होगी. मतलब 10% पे मेरी एनपीवी पॉजिटिव है. अगर 10% पे मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है और कंपनी कह रही है कि 15% पे आपकी एनपीवी जीरो हो जाएगी, मतलब 10% पे मेरी एनपीवी पॉजिटिव होगी, और एनपीवी पॉजिटिव होती है तो वी कैन एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट. इफ IRR इज लेस देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रिजेक्ट द प्रोजेक्ट. इन दिस एनपीवी वुड बी नेगेटिव. मतलब मैं चाहता हूं कि मुझे 10% रिटर्न मिल जाए. मेरी कंपनी कह रही है कि सर 7% पे एनपीवी जीरो हो रही है. मतलब अगर मैं 10% के हिसाब से काम करता हूं तो मेरी एनपीवी नेगेटिव होगी, और एनपीवी नेगेटिव होने का मतलब यह है कि प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करना. इफ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू डिस्काउंट रेट, अगर IRR इज इक्वल टू डिस्काउंट रेट, मैं चाहता हूं 10% पे काम हो और 10% पे एनपीवी जीरो हो रही है, तो क्या प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए? यस. व्हेन एनपीवी इज जीरो वी शुड एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट बिकॉज हमारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही हैं. फायदा होता है. रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होने का मतलब यह है कि मैंने जितना फायदा सोचा था उतना फायदा मुझे हो गया. सही. Advantages of IRR: it takes into account time value of money unlike other approaches such as simple payback period. देखो, जहां जहां डिस्काउंट फैक्टर आ रहा है ना, जहां जहां डिस्काउंटिंग आ रही है, एक एडवांटेज तो याद कर लो, इट टेक्स इनटू अकाउंट टाइम वैल्यू ऑफ मनी. ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है.
Results are expressed as simple percentage and are more easily understood than some other methods. And it indicates how sensitive calculations are to changes in interest rate. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक एक परसेंट पे, एक एक परसेंट या एक एक डेसिमल पे, डेसिमल प्लेस पर भी मेरे रिजल्ट कितने फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहे हैं, ये चीज मुझे सिर्फ आईआरआर बताती है और कुछ नहीं। ये चीज सिर्फ आईआरआर के थ्रू मैं पता कर सकता हूँ और किसी चीज के थ्रू मैं पता नहीं कर सकता। अक्सर होता क्या है, हमें नजर आ रहा है कि 15.5 आईआरआर हमारा कितना है, 15.5। हम कैलकुलेट करते हैं 15.48 आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है, 15.48 आंसर आ रहा है, और हम वहां पर लिख कर आ गए 15.5। तो बेटा ये जो 0.02 का डिफरेंस आया ना, इस पे भी एनपीवी पॉजिटिव नेगेटिव हो जाती है। तो आईआरआर इतना केस सेंसिटिव है, इतना सेंसिटिव है विद द चेंजेस इन इवन टू द स्लाइटेस्ट डेसिमल प्लेसेस। Disadvantages of internal rate of return: project with unconventional cash flows can produce negative or multiple IRR। बिल्कुल सही लिखा है। अनकन्वेंशनल कैश फ्लोज का क्या मतलब होता है, बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल कैश फ्लोज है। अगर मेरे प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज अनप्रिडिक्टेबल हैं तो मेरा आईआरआर सेम भी नहीं आता। कभी 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 मेरा आईआरआर डिफरेंट आ रहा होता है, आप कैलकुलेट करोगे डिफरेंट है, वो कैलकुलेट करेगा डिफरेंट है, मैं कैलकुलेट करूंगा डिफरेंट है, क्योंकि मेरे कैश फ्लोज इस तरह के। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में भी कंफ्यूज विद अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न हमने शुरू में पढ़ा था, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अक्सर लोग इसको उस चीज से भी कंफ्यूज कर देते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज समथिंग एल्स, आईआरआर इज समथिंग एल्स। It may give conflicting recommendation with mutually exclusive project because the result is given in the relative terms percentage and not in absolute terms dollars as with the net present value. Imagine करो मेरे पास दो प्रोजेक्ट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि दो ऐसे प्रोजेक्ट जिन पे सेम इन्वेस्टमेंट है, सेम टाइम पीरियड के प्रोजेक्ट है, अगर एक 5 साल चलेगा तो दूसरा भी 5 साल चलेगा, बस दोनों के इनफ्लोज अलग अलग है। यहां पर भी आईआरआर में फर्क आ जाता है और फिर वहां पे बंदा परेशान हो जाता है कि कौन सा प्रोजेक्ट लेना चाहिए, क्योंकि दोनों की इन्वेस्टमेंट सेम है, दोनों का आईआरआर अलग आ रहा है, दोनों का टाइम पीरियड सेम है। तो इस सूरत में हमें ये देखना होता है कि किसका आईआरआर ज्यादा है। लेकिन ये कंफ्यूजिंग तो है ना, क्या हर वक्त बैठ के मैं आईआरआर कैलकुलेट करता रहूंगा, मुझे और भी काम नहीं करने के लिए। सम मैनेजर्स आर अनफेमिलियर विद इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। बेचारे कुछ आते हैं हमारे पास गरीब ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट, उनको आईआरआर नाम की चीज ही नहीं पता होती। वो कहते हैं भाई हमें ये बताओ कैसे कैलकुलेट करना है, ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट की बेस पे कैलकुलेट करो। वो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि वो इजी है कैलकुलेट करना। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज फार इजियर देन कैलकुलेटिंग आईआरआर। तो अकाउंटेंट्स बोलते हैं भाई छोड़ो आईआरआर को, हमें नहीं आता करना, हम यही करेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री में यही चल रहा है। इट कैन नॉट अकोमोडेट द चेंजिंग इंटरेस्ट रेट। अगर इंटरेस्ट रेट मेरा चेंज हो जाए मेरी इन्वेस्टमेंट के दौरान, आईआरआर उस चीज को अकोमोडेट नहीं कर सकता। वहां पे फिर मैं क्या करूंगा, वो एक अलग कहानी है, F9 का एरिया वो। It assumes that funds can be reinvested at the rate equivalent to the internal rate of return, which may be too high। जहां assumption आ जाती है ना, वो एक डिसएडवांटेज है, और इसकी assumption बड़ी खतरनाक है। ये कह रहा है कि भाई मैं अपने फंड्स को री इन्वेस्ट कर सकता हूं आईआरआर की बुनियाद पर। ऐसा कैसे हो सकता है? हर बंदा आपको 15% 20% थोड़ी देगा, हर बंदा आपको 30% तो नहीं देगा ना। हर बंदे का रिटर्न अलग होता है, हर बंदे का रेट ऑफ रिटर्न अलग होता है। तो मैं कैसे कह सकता हूं कि मैं बाकी जो अपने फंड्स हैं उनको री इन्वेस्ट कर दूं आईआरआर के इक्वल रिटर्न पर? क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि मेरी हर इन्वेस्टमेंट का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न सेम हो, या मेरी हर इन्वेस्टमेंट का जो है डिस्काउंट रेट मेरे आईआरआर के बराबर हो। ऐसा नहीं हो सकता। एक छोटा सा सवाल करते हैं आईआरआर पे। यही जो सवाल हमने अभी ऊपर किया है, इसको हमने 10% के हिसाब से तो किया है। अभी इसी सवाल को मैं 20% के हिसाब से करता हूँ तो हमारे पास दो एनपीवीज आ जाएंगी, और फिर उस टाइम क्या निकाल लेंगे, आईआरआर निकाल लेंगे। तो मेरे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी 1000, फिर मुझे 5 साल तक 300 रुपए हर साल मिल रहे थे। मैंने पहले वर्किंग की थी डिस्काउंट रेट 10% पे, अब मैं वर्किंग कर रहा हूँ डिस्काउंट रेट 20% पे। पहले साल का जो मेरे पास डिस्काउंट फैक्टर आ रहा था वो था 1। दूसरे साल का जो डिस्काउंट फैक्टर आ रहा है मेरे पास वो आ रहा है 0.833, 0.694, 0.578, 0.482, 0.401। ये मेरे पास आ गया डिस्काउंट फैक्टर 5 साल के यूजिंग द रेट 20%। अब इससे मैं निकाल लूंगा प्रेजेंट वैल्यू।
250, 208.33, 173.61, 144.67, 120.56। और मेरे पास जो एनपीवी आ रही है वो है 102.83 नेगेटिव, 102.83 नेगेटिव। अब मेरे पास एक एनपीवी आ गई पॉजिटिव, जिसका डिस्काउंट रेट मेरे पास कितना है, 10%। एक एनपीवी आ गई मेरे पास नेगेटिव, जिसका डिस्काउंट रेट कितना है मेरे पास, 20%। अब हम निकालते हैं आईआरआर। आईआरआर कैसे कैलकुलेट होगा, आईआरआर बराबर होता है ए प्लस एनपीवी ए डिवाइडेड बाय एनपीवी ए माइनस एनपीवी बी मल्टीप्लाई बाय बी माइनस ए। ए कितना है मेरे पास, 10% लोअर डिस्काउंट रेट। 10% पे मेरी एनपीवी कितनी आ रही थी, 137.21 पॉजिटिव। इसको मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, 137.21 माइनस 102.83 मल्टीप्लाई बाय 20 माइनस 10। ये माइनस है, अंदर माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा 10 प्लस 137.21 डिवाइडेड बाय 240.04 मल्टीप्लाई बाय 10। 137.21 डिवाइडेड बाय 240.04, ये आ गया मेरे पास और आईआरआर मेरे पास आ रहा है 15.71, 15.71%। अब देखो ये जो आईआरआर मैंने निकाला है ये डेसिमल प्लेसेस में है। मैंने इसको यहां पर लिखा 2 डेसिमल प्लेसेस विदाउट राउंडिंग ऑफ, मैंने इसको लिखा 2 डेसिमल प्लेसेस विदाउट राउंडिंग ऑफ। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये हमेशा इसी तरीके से आए। अब मैंने इसको 2 डेसिमल प्लेसेस पर लिख दिया ना, मैं अगर इसके हिसाब से वर्किंग करता हूं कल को, तो मेरी एनपीवी जीरो नहीं आएगी, क्योंकि कैलकुलेटर में आंसर बहुत लंबा आ रहा है। तो जब मैंने ये बात बोली थी डिसएडवांटेज में कि IRR cannot accommodate the changing interest rate, it assumes that the sorry कहाँ गया, फिर गया यार। जो बात मैंने आपको बताई थी कि बिल्कुल स्लाइड से चेंजेस की वजह से, जैसे 15.48 था, मैंने 15.5 लिख दिया, तो स्लाइड से चेंजेस की वजह से जो भी चेंज आएगा मेरे एनपीवी में, आईआरआर उसको अकोमोडेट नहीं कर सकता। ये चीज बोली थी मैंने। बहरहाल अगर आपके पास एग्जाम में इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, तो आपको 2 डेसिमल प्लेसेस विदाउट राउंडिंग ऑफ पे काम करना है। आई बिलीव यहां तक सबको समझ आ गया होगा। अगला जो हमारा एरिया है वो कहलाता है एन्युटी। एन्युटी क्या होती है, जरा इस चीज को समझना। मैंने अभी आपको सवाल करवाया जिसमें मैं 1,000 रुपए इन्वेस्टमेंट लेकर 300 रुपए आपको सालाना दे रहा था 5 साल तक। तो जब मैं 300 रुपए आपको सालाना दे रहा था 5 साल तक, तो आपके लिए 5 साल की वर्किंग करना इज नॉट अ बिग डील, आप आराम से कर सकते हो। अगर एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आता है 5 साल की, उसमें आपको वर्किंग करनी है, तो इट्स इजी फॉर अस टू कैलकुलेट फॉर 5 years। व्हाट इफ के एग्जाम में आपके पास एक सवाल ऐसा आता है जिसमें आपको 50 साल की वर्किंग करनी है, व्हाट इफ के एग्जाम में आपके पास एक सवाल आता है जिसमें आपको 25 साल की वर्किंग करनी है, तो क्या आप 25 साल बैठ के पहले मल्टीप्लाई करोगे डिस्काउंट रेट से? ऐसा नहीं है ना। तो अब आते हैं अपने एन्युटी पर कि एन्युटी किस तरीके से काम करता है। यहां पर मेरे पास जो चीज आती है उसे कहा जाता है एन्युटी। एन्युटी होती क्या है,
सम ऑफ डिस्काउंट फैक्टर्स फ्रॉम ईयर 1 टू ईयर n। सम ऑफ डिस्काउंट फैक्टर्स फ्रॉम ईयर 1 टू ईयर n। एक तरीका तो ये है एन्युइटी निकालने का, जैसे कि मैंने 10% पे आपको जो वर्किंग करवाई थी, तो मेरा ईयर 0 का डिस्काउंट फैक्टर कितना था? 1। ईयर 1 का था मेरे पास 0.909, ईयर 2 का था 0.826, ईयर 3 का था मेरे पास 0. ईयर 3 का 0.751, ईयर 4 का 0.683 और ईयर 5 का था 0.621। ये 5 साल का मेरे पास डिस्काउंट रेट आ गया। तो ये तो 5 साल के तो मैंने कर दिए। अगर ये 25 साल के आते तो क्या मैं 25 साल के पहले डिस्काउंट फैक्टर निकाल के फिर ऐड करता है इनको? वहां पर हम यूज करते हैं एन्युइटी फैक्टर। वहां पर हम क्या यूज करते हैं? एन्युइटी फैक्टर। और एन्युइटी फैक्टर हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? ये रहा तरीका। एन्युइटी फैक्टर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका तरीका ये रहा आपके पास कुछ इस तरह से। मैं आपको कहता हूं आर मेरे पास है 10%, एन है मेरे पास 25 ईयर्स। एन कितना है? 25 ईयर्स। अब निकालो अपना एन्युइटी फैक्टर। देखो 1 - 1 प्लस आर। आर कितना था? 10%, 0.1 आ गया। पावर माइनस एन 25 डिवाइडेड बाय 0.1। मेरे पास क्या आ जाएगा? एन्युइटी फैक्टर आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मेरे पास एन्युइटी फैक्टर कितना आ गया? 9.077। ये एन्युइटी फैक्टर जो मेरे पास आया, मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 1000। मेरा एनुअल कैश फ्लो कितना था? 300, जो कि अगले 25 साल के लिए था। तो मैं इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूंगा अगले 25 सालों के डिस्काउंट रेट से, या अगले 25 साल के सम ऑफ डिस्काउंट रेट से। तो ये कितना आ रहा है मेरे पास? 9.077। तो मेरे पास ये आ गया 2723। और टोटल एनपीवी मेरे पास कितनी आ गई? 1723 पॉजिटिव। ये चीज समझ आती है? ये चीज समझ आती है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी मेरे पास 1000 की, उसकी प्रेजेंट वैल्यू 1000 ही थी। जो 300 है जो अगले 25 साल तक मुझे मिलना है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है? 2723। तो आउटफ्लो माइनस इनफ्लो मेरे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ गई? 1723 पॉजिटिव। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी। एन्युइटी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? एन्युइटी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होती है। एन्युइटी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होती है। व्हाट इफ के ये अनलिमिटेड टाइम के लिए हो? तो यहां पर मैं यूज करता हूं परपेचुइटी। अगर मेरी इन्वेस्टमेंट अनलिमिटेड टाइम के लिए मुझे रिटर्न दे रही है, तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा? परपेचुइटी। परपेचुइटी क्या होती है? परपेचुइटी में कांस्टेंट कैश फ्लोज आपको मिलते हैं थ्रू आउट द लाइफ। थ्रू आउट द लाइफ। आप लोगों ने जब जब अपना प्रोजेक्ट शुरू किया, तो क्या कभी किसी ने ये सोचा कि 5 साल 10 साल के बाद बिजनेस बंद कर देंगे? हमेशा ये सोचते हो ना कि लंबा चलेगा, ता हयात चलाएंगे, जब तक जिंदा है चलता रहेगा। लेकिन कब तक जिंदा हो ये हिसाब लगा सकते हो? कब तक कारोबार चलाओगे ये हिसाब लगा सकते हो? नहीं ना। यहां पर हम यूज करते हैं परपेचुइटी। और परपेचुइटी कैसे निकाली जाती है? एनुअल कैश फ्लो डिवाइडेड बाय डिस्काउंट रेट। एनुअल कैश फ्लो डिवाइडेड बाय डिस्काउंट रेट। फॉर एग्जांपल, मेरा एनुअल कैश फ्लो कितना था? 300। मेरा डिस्काउंट रेट कितना था? 0.1। तो इस पूरे प्रोजेक्ट से मुझे जो पूरी इसकी लाइफ टाइम में पैसे रिकवर होंगे वो कितने होंगे? 3000। इस पूरे प्रोजेक्ट की लाइफ टाइम में जो पैसा मुझे इस प्रोजेक्ट से रिकवर होगा वो कितना है? 3000। और इसकी प्रेजेंट वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा? 1000 मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी, 3000 मेरा अमाउंट रिकवर है, तो एनपीवी कितनी आ गई? 2000 पॉजिटिव। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी। खासा इजी है एन्युइटी और परपेचुइटी, अगर आपको डिस्काउंटिंग समझ आ गई है तो। फिर भी अगर आप लोगों का कोई सवाल होता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी।
एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।